लोग जाटों को हिंदू नहीं मानते, ये केवल जाटों का इस्तेमाल करते हैं। और जो है जहां हमें मुसलमानों के खिलाफ लड़वाना हो, जहां हमें शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ लड़वाना हो, जहां हमें सिखों के खिलाफ लड़वाना हो, वहां तो हम हिंदू हैं। और जहां हम अपने हक अधिकारों की हकूक़ों की बात करेंगे, अपने रिजर्वेशन की बात करेंगे, वहां हम 35 बनाम 1 हो जाते हैं। तो वहाँ मेरे को ये समझ में आया कि सर छोटूराम की विचारधारा है ये तो फैल जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर 7 फॉल्स एलिगेशंस लगाकर जाट रिजर्वेशन में 7 मुकदमे दर्ज करके फॉल्सली इम्प्लीकेट मुझे करके और मुझे जेल में डाल दिया। 3 साल 9 महीने में जेल में रहा। मोहन भागवत का एक बयान आया कि आज इस देश में 800 साल के बाद हिंदू राष्ट्र कायम हुआ है। आज इस देश में 800 साल के बाद हिंदुओं की सरकार बनी है। ये अखबार में उसका बयान आया, मोहन भागवत आरएसएस चीफ का। तो वहाँ मेरे को एक बात समझ में आई कि यार जन्म तो मेरा भी हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन क्या वजह, और ना आज इस देश में मुसलमानों की सरकार है, ना इस देश में सिखों की सरकार है, ना इस देश में ईसाइयों की सरकार है तो हिंदुओं की सरकार है। 800 साल के बाद आज इस देश में हिंदुओं का राज कायम हुआ है। तो फिर क्या वजह है कि मैं हिंदू परिवार में जन्म मैंने लिया तो सरकार ने मुझे जेल में डाल दिया? इसका मतलब ये है कि ये लोग जाटों को हिंदू नहीं मानते। रिस्पेक्टेड मंच, भाई विक्रम सिंह दमोलिया जी और सभी साथी, मैं जब 8वीं क्लास में हुआ तो मेरे दादाजी ने मुझे ये कहा कि बेटा पढ़ाई में तो तू सीखेगा जो कुछ सीखेगा, पर तू अंडा फेरी में ज़्यादा सीखेगा। तो इसलिए क्लास में तो जाया कर, बीच बीच में रैली हो किससे भी लीडर की तो तूड़े भी अपनी हाजिरी ज़रूर भरया कर। तो मैंने 8वीं क्लास में रैलियों में जाना शुरू कर दिया, जिसमें चाहे चौधरी देवीलाल जी की रैली हो, चाहे जो है अडवाणी की रैली हो, जो भी रैली होती मैं उसमें पहुंच जाया करता जो रोहतक में होती। तो आदमी जो है वो अंडा फेरी से सीखेगा, घूमने से सीखेगा, घर में बैठे रहने से आदमी ज़्यादा नहीं सीख पाता। तो आज से 500 साल पहले गुरु नानक देव जी ने पूरी दुनिया की उदासियाँ की, माने पूरी दुनिया का उन्होंने जर्नीज़ की। इज़राइल तक गए गुरु नानक देव जी। आज देख लो हम कहाँ तक घूमे हैं। और उस टाइम वो आदमी बब्बू मान के अनेक बाबा नानक सी जिसने टुर के दुनिया गा दी। एक अजदे बाबा हैं, एक अजदे बाबा हैं, बत्ती लाल गड़ीते लादी, कार सेवा दे नाते मंगदे रसद नोटां दी थैली, सुनियाए बाबे ने आज गड्डी ओडी लाई ली। तो वो आदमी गुरु नानक देव जी वो पूरी दुनिया घूम कर आया, अफ़गानिस्तान तक, अफ़गानिस्तान से आगे इज़राइल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पूरी दुनिया में गुरु नानक देव जी ने 4 उदासियाँ की। और फिर वापस आके गुरु नानक देव जी ने क्या काम शुरू किया? उपदेश देने शुरू नहीं करे। नहीं तो आदमी हरिद्वार भी घूम का होगा, वो भी उपदेश देने शुरू कर देगा। गुरु नानक देव जी ने जब वापस आए तो हल उठाया और अपने खेत में गए और खेती करनी शुरू कर दी। माने पूरी दुनिया में धार्मिक किसी रिलीजियस लीडर का कोई सेकंड एग्जाम्पल हमको नहीं मिलता कि कोई महापुरुष जो है पूरी दुनिया घूम कर आया हो और वो फिर जो है लेक्चरबाजी में नहीं पड़ के वो अपना खेती किसानी में जुट गया हो। हम कहते हैं ना भाई हमारा धर्म किसानी, तो वो हमारा धर्म किसानी, हमारा धर्म किसानी कैसे है? वो गुरु नानक देव जी ने स्थापित किया। उसके बाद गुरु अर्जन देव जी आए, उन्होंने कहा कि भाइयों खेती किसानी तो ठीक है, थोड़ा व्यापार का भी टाइम आ गया है, थोड़े व्यापारी भी हो जाओ। बोले महाराज जी क्या करें, क्या व्यापार करें? बोले भाई ऐसा करो घोड़े लाने शुरू कर दो अरब से। तो वहाँ जो माझा के और मालवा के और जो पंजाब के जाट थे उनको जो है गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि भाई अरब में जाओ और घोड़े खरीद के ले आओ, घोड़ों के व्यापारी हो जाओ। अब जो आदमी पंजाब से उठ के अरब में गया तो बीच में जो है उसने अपने घोड़े को बचाने के लिए लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, तो तलवार भी चलानी पड़ेगी। और जब घोड़े के ऊपर बैठ का होगा तो घुड़सवार होकर वो आदमी आएगा। तो वहाँ गुरु अर्जन देव जी की जब शहादत हुई उसके बाद पंजाब के लोगों को, खासकर किसान बिरादरी को समझ में आया कि भाई हमारा जो गुरु था वो तो न मारे दिया जहांगीर ने, तो हमारा तो इतना बढ़िया गुरु था। तो पंजाब के जो जाट थे वो सिक्खी की तरफ आना शुरू हुए। और फिर आगे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जब खालसा पंथ की नींव रखी तो उन्होंने कहा कि भाई नंगे सिर मत रहा करो,
मेरे दादाजी से मैंने ये पूछा, मैं कहा दादाजी आप जो है ना, आपने कभी सर छोटू राम को सुना? तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने सुना था, एक बार रोहतक में आए थे सर छोटू राम जी, और उस टाइम खिजर हयात खां टिवाणा साहब भी जो पंजाब के प्रधानमंत्री थे वो भी उनके साथ थे। तो मैंने दादाजी से पूछा, मैं कहा दादाजी सर छोटू राम जी का क्या संदेश था? तो सर छोटू राम ने कहा था कि भाइयों नंगे सिर मत रहा करो, नंगे सिर रहोगे तो कौम जो है हमारी कमज़ोर हो जाएगी। आप एक भी फोटो नहीं देखोगे सर छोटू राम जी का जिसमें वो नंगे सिर हो। तो नंगे सिर नहीं रहना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो है उस टाइम जात पात को ख़त्म करने के लिए ये कहा कि भाई एक ही पानी से जो है ना, एक ही अमृत से सभी को जो है अमृत छकना पड़ेगा। तो राजपूत जो राजा थे हिमाचल के, वो ये बोले जी और सारी बात निप जाएंगी लेकिन एक पानी से हम अमृत नहीं छकेंगे क्योंकि ये छोटी जात हैं, हम ऊंची जात हैं। बोले नहीं भाई, अमृत छकना पड़ेगा इसी एक सरोवर से। वहाँ लाठे बाजे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जितनी लड़ाइयाँ मुसलमानों से हुई हैं उससे कई गुना लड़ाइयाँ जो हैं वो हिमाचल के राजाओं से हुई हैं, केवल एक बात के ऊपर कि जात पात को ख़त्म करना है। जहाँ राजस्थान में आप देखेंगे किसी शेड्यूल्ड कास्ट की मूछें रखने पर भी हत्या कर दी जाती है, वहाँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 300 साल पहले जो है सभी को मूछ दाढ़ी, सभी को हथियार, सभी को घुड़सवारी, सभी को जो है पगड़ी बांधने का धार्मिक अधिकार दे दिया। तो ये जो लड़ाई थी जो गुरु नानक देव जी से शुरू हुई, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक आई, ये लड़ाई फिर आगे बढ़ती है। इसी किसानी के झंडे को जो है फिर सर छोटू राम जी ने उठाया पंजाब में। वो भी पंजाब से थे, अपने रोहतक से थे। और सर छोटू राम जी का हालांकि जन्मदिन तो है 24 नवंबर 1881 के, लेकिन उन्होंने कहा था भाई मेरा जन्मदिन मनाया करो तुम बसंत पंचमी पर एज ए कम्युनल हार्मनी डे, माने सांप्रदायिक सौहार्द दिवस के तौर पर मेरा जन्मदिन पंजाब में मनाया जाना चाहिए। तो इसलिए हम लोग बसंत पंचमी पर सर छोटू राम जी का बर्थडे को जो है सेलिब्रेट करते हैं। 1923 में सर छोटू राम जी ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, और उससे पहले हुआ क्या कि जो महात्मा गांधी था, पहले तो सर छोटू राम जी उसके संगठन में थे, कांग्रेस में थे, और कांग्रेस को रोहतक में स्थापित करने में ही वाज द फर्स्ट फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी रोहतक। लेकिन 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की और कलकत्ता में जो है पूरे देश के कांग्रेसियों को बुलाया, तो बीइंग ए डेलीगेट सर छोटू राम जी भी रोहतक से कलकत्ता में गए, कलकत्ता में गए। वहाँ गांधी ने ये कहा कि भाई हम जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। असहयोग आंदोलन का मतलब ये है कि किसान जो है वो अपने लगान देना बंद कर देगा, स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को छोड़ देंगे, वकील जो है अपनी वकालत को छोड़ देगा। वहाँ सर छोटू राम ने कहा कि भाई महात्मा गांधी जी आपने बहुत बढ़िया बात कही, पर आप कम से कम व्यापारियों को भी तो ये कहो कि वो भी जो है टैक्स देना बंद कर दें। आप बनियों को भी तो कहो कि वो भी टैक्स देना बंद कर दें। वहाँ गांधी ने कहा कि भाई मैं जो है बनियों को नहीं कह सकता, क्योंकि जो लड़ाई की अगुवाई करता है ना सामाजिक लड़ाई की, वो तो केवल किसान का मेरा करता है। यही वेंगार्ड होते हैं, यही पायोनीर होते हैं, यही जो है उसके झंडा अलंबरदार होते हैं किसानी की मूवमेंट की सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई की मूवमेंट के। तो वहाँ सर छोटू राम ने कहा नहीं जी, कम से कम आप जो है अपील तो करो, हो सकता है आपकी अपील का असर हो। लेकिन गांधी ने जो है वो अपील करने से मना कर दिया। वहाँ सर छोटू राम जी को एक बात समझ में आई कि भाई यहाँ जो पंजाब का लैंड रेवेन्यू एक्ट जो था, क्योंकि वो तो वकील थे, सेंट स्टीफन से पढ़े थे और वकालत की उन्होंने पढ़ाई कर रखी थी, तो वहाँ सर छोटू राम को एक बात समझ में आई कि जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है पंजाब का, अगर पंजाब का किसान लगान नहीं देगा तो उसकी ज़मीन कुर्क हो जाएगी, और जब उसकी कुर्की हुई ज़मीन की जब बोली लगेगी तो उस बोली में कौन उसकी ज़मीन खरीदेगा, उसकी बोली में कौन उसकी ज़मीन को छुटवाएगा? वही लाला छुटवाएगा जिस लाला को गांधी ने अंग्रेजों से भिड़ने से बचा के, जिसकी एनर्जी को बचा रखा है। तो वहाँ सर छोटू राम को ये समझ में आया कि भाई ये जो फ्रीडम मूवमेंट है ना, ये जिसे आज़ादी की लड़ाई गांधी कह रहा है, ये आज़ादी की लड़ाई नहीं है, ये जाटों की ज़मीन, जमींदारों की ज़मीन, गुजरों की ज़मीन, अहीरों की ज़मीन, सैनियों की ज़मीन को बनियों को देने का एक ढमढमा है गांधी का, जिसको गांधी जो है आज़ादी की लड़ाई कह रहा है। वहाँ सर छोटू राम जी वापस रोहतक में आए। जब रोहतक में आए तो वही लोग जो पहले उनके झंडे उठाया करते अब उनको काले झंडे दिखाने लग गए। तो सर छोटू राम जी ने 1919 में
1919 की बात है, ये कांग्रेस को छोड़ दिया। इसी तरीके से एक और महापुरुष थे पंजाब के अंदर, जो पूरे पंजाब के कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे, यूनाइटेड पंजाब, जिसके अंदर आज का पाकिस्तान का पंजाब, जिसमें हरियाणा, हिमाचल और जो है पूरा आज के इस खित्ते की आबादी है 20 करोड़, इस पूरे पंजाब के, यूनाइटेड पंजाब के, माने पाकिस्तान जितनी आबादी है। तो उस टाइम पूरे यूनाइटेड पंजाब के जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस कमेटी के, वो थे मियां सर फजले हुसैन साहब। मियां सर फजले हुसैन जो थे वो सियालकोट में प्रैक्टिस करते थे, बैरिस्टर थे, कैम्ब्रिज से वो पढ़े थे, फादर उनके कमिश्नर हुआ करते थे और बटाला में उनका जन्म हुआ था। तो मियां सर फजले हुसैन साहब भी कांग्रेस के कमेटी के प्रेसिडेंट थे पंजाब के। उन्होंने भी गांधी को कहा कि जी मुसलमानों के बच्चों को हम बड़ी मुश्किल से पढ़ाते हैं, ये कहते हैं जी पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, और आप कह रहे हो जी स्कूल छोड़ दो। तो वहाँ उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ दिया। फिर दोनों ने मिलकर 1923 में मियां सर फजले हुसैन साहब और सर छोटू राम जी ने, दोनों ने मिलकर 1923 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था नेशनल पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। और 1923 से लेकर इस पॉलिटिकल पार्टी ने 1947 तक यूनाइटेड पंजाब पर हुकूमत की, बिना सर फजले हुसैन, बिना सर छोटू राम जी की इजाज़त के पंजाब में पत्ता भी नहीं खड़कता था। इतनी इन्होंने ताकत जो है उस ज़माने में अर्जित की। और फिर लाला लाजपत राय सर छोटू राम जी के पास गया। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब आप भी हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूँ, आपको मेरे साथ ये पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए थी, आपने एक मुसलमान के साथ ये पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाई? तो वहाँ सर छोटू राम ने कहा कि भाई लाला जी ये बात ठीक है, मेरा आपका मजहब एक है, लेकिन हमारा ईमान अलग अलग है। और ये बात भी सही है कि मेरा और मियां सर फजले हुसैन साहब का मजहब अलग अलग है, लेकिन हमारा ईमान एक है और हम लोग ईमान पर खड़े होकर लड़ने वाले लोग हैं। तो इस वजह से मैंने मियां सर फजले हुसैन साहब के साथ पॉलिटिकल पार्टी बनाई। भाई दिनेश लाकड़ा जी ने कहा कि भाई सर छोटू राम जी ने ऐसा कानून बनाया था जिस कानून के मुताबिक किसान की न ज़मीन कुर्क हो सकती है, न उसका घर कुर्क हो सकता है, न उसका बैल कुर्क हो सकता है। तो वहाँ लाला गोकुल चंद नारंग जो आरएसएस का था, हिंदू महासभा का था, वो खड़ा हुआ। उसने कहा कि ये जो कानून सर छोटू राम जी ने बनाया है, इस कानून की वजह से न पंजाब के अंदर, और असेंबली में था, वो भी एमएलए था उस टाइम, इस कानून की वजह से पंजाब में न किसान की ज़मीन कुर्क हो सकती है, न उसका घर कुर्क हो सकता है, न उसके बैल कुर्क होंगे। तो फिर पंजाब में कुर्की करने के लिए रह क्या गया है? वहाँ सर छोटू राम ने कहा कि ये जो तुम्हारी लाला जी मानसिकता है ना, पंजाब के किसानों का लहू चूसने की, पंजाब के जमींदारों का, अकलियत का जो है शोषण करने की, इस मानसिकता को अभी पंजाब की धरती पर कुर्क होना रह गया है और हम पंजाब की धरती पर तुम्हारी इस मानसिकता को कुर्क कर देंगे। और खबरदार किसी जमींदार ने किसी गैर जमींदार शहरी हिंदू को वोट दिया तो, ये सर छोटू राम जी के राइटिंग्स एंड स्पीचेस हैं जिसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। सर छोटू राम जी ने कहा कि खबरदार किसी जो है जमींदार ने किसी गैर जमींदार शहरी हिंदू को वोट दिया तो गोकुल चंद नारंग ने कहा जी आप तो हिटलर की तरह बात कर रहे हैं। सर छोटू राम ने कहा कि पंजाब में अगर यहूदी रहेंगे तो पंजाब में हिटलर भी रहेगा। ये कानून सर छोटू राम जी ने बनवाया। और सर छोटू राम जी के बाद जो है उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल सर मलिक खिजर हयात खां टिवाना साहब को पंजाब का प्राइम मिनिस्टर बनाया। आज क्या है, चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर भी फिर मोदी के इशारे पे चल रहे हैं जी। तो यहाँ तो चीफ मिनिस्टर की जो औकात है वो हम सब लोग जानते हैं। वहाँ फुल फ्लैग ब्रिटिश राज में प्राइम मिनिस्टर होते थे, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया लेफ्टिनेंट कर्नल सर मलिक खिजर हयात खां टिवाना साहब को 1942 में। और 42 में डेथ हो गई थी सर सिकंदर हयात खान साहब की। तो सर सिकंदर हयात खान 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आया था तो 1936 लास्ट में इलेक्शन हुए, 37 में जो है शुरुआत में वो पंजाब के प्राइम मिनिस्टर बने। तो उस टाइम जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ करती थी। तो साइमन कमीशन की भी जैसे विक्रम भाई ने बात की, साइमन कमीशन जब इंडिया में आया था तो साइमन कमीशन का सर छोटू राम जी ने वेलकम किया। और जिस चीज़ का सर छोटू राम वेलकम करेंगे, जाहिर सी बात है कि लाला जी उसका विरोध करेगा। लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन है ना, जिस चीज़ का हम लोग समर्थन करेंगे
हमारा दुश्मन उसका विरोध करेगा, और जिस चीज़ का हम विरोध करेंगे हमारा दुश्मन उसका समर्थन करेगा। ये लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन है। दुश्मन को समझना है इतना ही आसान है जितना टूथ ब्रश करना, कि जिसको दुश्मन सही कहे वो गलत है, जिसको वो गलत कहे वो सही है। वो इजराइल को अच्छा कहेंगे, इजराइल हमारा दुश्मन है। वो पाकिस्तान को बुरा कहेंगे, पाकिस्तान। एक भाई कल सलाह दे रहा था मुझे कि भाई इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मत खरीदे किसानों का जो है गेहूं, हमें इजाज़त दे दो करतारपुर कॉरिडोर से हम पाकिस्तान को अपना गेहूं बेच लें। हमें इजाज़त दे दो, हम करतारपुर कॉरिडोर से अपनी फसल को बेचने की हमें इजाज़त दे दो, हम अपना अरब के देशों में अपना जो है फसल बेच लेंगे। तो जिसको दुश्मन हमारा दुश्मन कहेगा कि ये गलत है वो सही है, जिसको सही कहेगा वो गलत है। तो इस वजह से सर छोटू राम जी जिस साइमन कमीशन का वेलकम कर रहे थे, लाला लाजपत राय उसका जो है विरोध कर रहे थे। और लाला जी को कोई डंडे नहीं लगे, भाई लाला जी ये डंडे खा लेंगे, तो फिर जो है वो लाला जी कैसे हुए? डंडे तो हमारे लोगों ने खाए। लाला लाजपत राय की तो 1 महीने के बाद जो है, बाद में ये गवाह इस चीज़ का, बुक्स हैं इस चीज़ के ऊपर, आप पढ़ो। सच्ची साखी किताब लिखी है सरदार कपूर सिंह ने, जो ICS ऑफिसर थे। लाला जी तो बाद में हार्ट अटैक से उसकी डेथ हुई है। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब भी साइमन कमीशन का वेलकम कर रहे हैं, और सर छोटू राम जी भी साइमन कमीशन का वेलकम कर रहे हैं। इसी तरीके से जब 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो ये 1928 की बात है, साइमन कमीशन जो पंजाब में आया था। और 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में जो है इंग्लैंड के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी की तरफ से 4 डेलीगेट्स गए थे, जिसमें जो है चौधरी जफरुल्लाह खान साहब भी थे, जो बाद में पाकिस्तान के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर बने। और मियां सर फजले हुसैन साहब जो वायसराय की काउंसिल में थे, डॉक्टर अंबेडकर साहब भी वायसराय की काउंसिल में रहे। वहाँ उनके बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद चौधरी जफरुल्लाह खान साहब जो थे वो रोहतक में ब्याह रखे थे। चौधरी जफरुल्लाह खान, उनका पोता है बाबर नसरुल्लाह, मेरा फ्रेंड है, वो कनाडा में रहता है, कनाडा में रहते हैं वो। तो चौधरी जफरुल्लाह खान साहब जो थे ना, वो जब गए 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, बैठ जाओ भाइयों, तो वहाँ डॉक्टर अंबेडकर साहब भी जो है वो उस 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थे। तो वहाँ चौधरी जफरुल्लाह खान साहब ने डॉक्टर अंबेडकर को सपोर्ट किया। किस चीज़ के लिए सपोर्ट किया? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस लाने के लिए। तो वहाँ ये हमारी एकता थी। डॉक्टर अंबेडकर साहब का 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पृथक निर्वाचन अधिकार लाने के लिए यूनियनिस्ट पार्टी ने सपोर्ट किया था, जिसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हमारे पास हैं। सर साइमन कमीशन का वेलकम सर छोटू राम जी ने किया था, और वो जो साइमन कमीशन का वेलकम सर छोटू राम जी ने किया, तो वो जो साइमन कमीशन को मेमोरेंडम जो दिया, वो मेमोरेंडम भी मैंने निकलवाया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की लाइब्रेरी से। वो मेमोरेंडम भी मेरे पास है, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ हमारी जो बहुजन एकता है वो एकता बनती है, और इस एकता की वजह से जो है पूरा इंडिया जो था, जो, और ये भी कहावत थी कि जो रोहतक सोचता है वो पंजाब सोचता है, और जो पंजाब सोचता है वो पूरा देश सोचता है। इतनी हमारी ताकत जो है, किस चीज़ की ताकत थी? बोले सिर बड़े सरदारां के। ठीक, क्या सिर बड़े? विचार ही तो बड़े होंगे ना भाई जी। तो सर छोटू राम जी के जो विचार थे, जो उनकी वैचारिकी थी, जो उनकी स्टडी थी, और जो किसान कमेरों के लिए जो उनके लड़ने का मादा था, उस मादे की वजह से जो रोहतक सोचता था वो पूरा पंजाब सोचता था, और जो पूरा पंजाब सोचता था वो पूरा देश सोचता था। तो हमारे दुश्मनों को फिर ये हुआ भाई पंजाब को तोड़ दो। तो उन्होंने फिर 1947 में षड्यंत्र करके यूनाइटेड पंजाब को तोड़ दिया। और लेकिन भाई ब्लड इज थिकर देन वाटर, खून कभी तो अपना रंग दिखाएगा, कभी ना कभी तो हमें ये सोधी आएगी कि भाई वो जो हमारे पंजाब को तोड़ा गया वो हमारे ही भाई थे, वो हमारे ही जो है ब्लड रिलेशन में थे। तो इस वजह से भाइयों ये विचारधारा जो सर छोटू राम की विचारधारा थी, इसके ऊपर हमने एक संगठन बनाया 2015 में, यूनियनिस्ट मिशन, कि कम से कम जो सर छोटू राम जी की आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी मरनी नहीं चाहिए, उस आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार होना चाहिए। सर छोटू राम जी के जो अखबार थे उस अखबार को इकट्ठा करना शुरू किया। 21 साल का जाट गजट भी हमने जो है महाराज जी की कृपा से वो इकट्ठा किया। तो सर फिर गवर्नमेंट को लगा कि यार ये आइडियोलॉजी तो फैल जाएगी, ये जो असली सर छोटू राम की विचारधारा है ये तो फैल जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर 7 फॉल्स एलिगेशंस लगाकर जाट रिजर्वेशन में 7 मुकदमे दर्ज करके फॉल्सली इम्प्लीकेट मुझे करके और मुझे जेल में डाल दिया। 3 साल 9 महीने में जेल में रहा।
हुड्डा साहब भी हमारे साथ थे उस टाइम, डॉक्टर रुखी साहब भी थे, हमारे भाई कुलबीर फोगाट जी 4 साल आपने जेल काटी, भाई अभिषेक अलावत जी बिन्नी भाई हमारे वो भी 4 साल में, वो 4 साल रहे जेल में, तो हम भी 4 साल जेल में रहे। तो वहाँ जेल के अंदर मोहन भागवत का एक बयान आया कि आज इस देश में 800 साल के बाद हिंदू राष्ट्र कायम हुआ है, आज इस देश में 800 साल के बाद हिंदुओं की सरकार बनी है। ये अखबार में उसका बयान आया, मोहन भागवत आरएसएस चीफ का। तो वहाँ मेरे को एक बात समझ में आई कि यार जन्म तो मेरा भी हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन क्या वजह, और ना आज इस देश में मुसलमानों की सरकार है, ना इस देश में सिखों की सरकार है, ना इस देश में ईसाइयों की सरकार है तो हिंदुओं की सरकार है। 800 साल के बाद आज इस देश में हिंदुओं का राज कायम हुआ है। तो फिर क्या वजह है कि मैं हिंदू परिवार में जन्म मैंने लिया तो सरकार ने मुझे जेल में डाल दिया? इसका मतलब ये है कि ये लोग जाटों को हिंदू नहीं मानते, ये केवल जाटों का इस्तेमाल करते हैं। और जो है जहां हमें मुसलमानों के खिलाफ लड़वाना हो, जहां हमें शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ लड़वाना हो, जहां हमें सिखों के खिलाफ लड़वाना हो, वहां तो हम हिंदू हैं। और जहां हम अपने हक अधिकारों की, हकूक़ों की बात करेंगे, अपने रिजर्वेशन की बात करेंगे, वहां हम 35 बनाम 1 हो जाते हैं। तो वहां मेरे को ये समझ में आया कि यार फिर तू है क्या? अगर ये लोग तेरे को हिंदू नहीं मानते तो तू है क्या, तेरा मूल क्या है? तो फिर वहां मैंने देखा मेरे दादा का नाम चौधरी इंदर सिंह, मेरी नानी जो दादी मेरी राम कौर, मेरी मदर का नाम राज कौर, मेरे जो मेरे नाना थे उनका नाम चौधरी रिसाल सिंह। तो सारे सिंह थे और सारी कौर थी, तो मैं एकला मनोज कुमार क्यों कर हो गया भाई? जब सारी फैमिली में सिंह और कौर, तो मैं एकला मनोज कुमार कैसे हो गया? तो वहाँ मैंने वाहेगुरु जी श्री अकाल पुरख गुरु नानक देव जी से ये प्रार्थना की कि हे महाराज जी, मन ने इस जेल में से छुड़वा दिए, मैं अपने मूल धर्म को पहचान गया हूँ, आप मेरे को छुड़वा दो। मैं तो आज से ही मूछ दाढ़ी अपनी कटवानी बंद करता हूँ और अपने केश रखने शुरू करता हूँ। मैं अपने असली धर्म सिख धर्म में दोबारा से, जो किसानी का धर्म है, जिसमें हमारे गुरुओं ने किसानी के लिए लड़ाई लड़ी, खेती की, अपने उस धर्म में मैं वापस आता हूँ। और ये जो टाली बजाने वाला धर्म है इसको मैं छोड़ता हूँ। भाइयों मुझे थैंक यू वेरी मच। मुझे जो है बड़ा आश्चर्य हुआ, आई बिलीव इन मिरेकल्स। मैं जहाँ 3 साल 8 महीने जेल में रहा, मेरी एक भी मुकदमे में जमानत नहीं हो रही थी, छोटे से लेके बड़ा मुकदमा। जैसे ही मैंने अरदास लगाई 1 महीने में जो है मेरी 7 के 7 मुकदमों में जमानत होगी। सत श्री अकाल। तो मेरी जमानत हुई, मैं घर में आया। घर में क्या आया, मैं सबसे पहले गया जो है गुरुद्वारे में और मैंने अपने सारे भाईचारे इकट्ठा कराया। मैं कहा भाइयों मैं तो समझ गया, तुम भी समझ जाओ। मैं तो दुखी सुखी होकर जो है इस सिस्टम को समझ गया कि असली तुम्हारा धर्म है जो सर छोटू राम जी कहते थे, नंगे सिर नहीं रहना। असली तुम्हारा धर्म है मूंछ दाढ़ी रखो। आप एक चीज़ देखो, ज़्यादा नहीं मैं बात करूँगा, मैं कंक्लूड करूँगा कि आप एक चीज़ देखो, जो है बिल्ला सुथरा है, बिल्ली सुथरी है, बिल्ला सुंदर है। बब्बर शेर सुंदर है या वह शेरनी सुथरी है, बब्बर शेर सुथरा है। घोड़ा सुथरा है, घोड़ी सुथरी है, घोड़ा सुथरा है। मोर सुथरा है, मोरनी सुथरी है, मोर सुथरा है। कबूतर कबूतरी से सुंदर है। इवन नॉन लिविंग थिंग्स में भी आप देखोगे ना कि पहाड़ भी पहाड़ी से सुंदर है। तो आदमी जो है वो, उसको प्रकृति ने, पुरुष को प्रकृति ने स्त्री से सुंदर बनाया है। लेकिन उस मोर के सारे पंख झांग दो, वो मोर किसा दिखेगा? उस बब्बर शेर के सारे जो है आप उसके सारे बाल काट दो बब्बर शेर के, वो किसा दिखेगा? उस पहाड़ के सारे पेड़ा न काट दो, वो पहाड़ कैसा हो जाएगा? तो आदमी की जो शोभा है ना, वो ओशो से पूछा ना भाई मूंछ दाढ़ी क्या तीर रख रहा है। जब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने पूछा, बोला जी मैं, आप वाइस चांसलर हो, बुरा मत मानना, मैं तो रख रहा हूँ, पर आप कटवा क्या तीर रहे हो? तो इस वजह से ये हमारी शोभा है मूंछ दाढ़ी। आदमी का रुतबा बढ़ जाता है, 1 फुट हाइट बढ़ जाती है दस्तार सजाने से, और 1000 फुट किरदार बढ़ जाता है। तो इसलिए मूंछ दाढ़ी मत कटवाया करो भाई। पुरुष की शोभा मूंछ और दाढ़ी से, वैद्य की शोभा नाड़ी से। तो इस वजह से आप अपने असली स्वरूप में आओ, जो है भाई। तो भाइयों बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि मूंछ दाढ़ी जो है वो मत कटवाया करो। मूंछ जो है ना, वो उसके लिए तो लड़ाइयाँ लड़ी हैं हमारे महापुरुषों ने।
जिसकी मूंछ नहीं वो कुछ नहीं। तो मूंछों के लिए तो लड़ाई लड़ी गई है और आपा जो है मूंछ दाढ़ी कटवा रहे हैं। तो ये जो भेष है, ये भेष पुरुषों को शोभा नहीं देता और पगड़ी बंधा करो, नंगे सिर मत रहा करो। खैर, बात आती है हिस्ट्री को हमने जब पढ़ना शुरू किया तो मेरे दिमाग में हमेशा एक बात थी कि भाई जहाँ सर छोटू राम जी पैदा हुए गढ़ी सांपला में, तो वो गढ़ी सांपला में ही क्यों पैदा हुए? क्या वजह थी? कुछ तो उस मिट्टी की तासीर रही होगी कि उस मिट्टी में सर छोटू राम जी जैसी महान शख्सियत पैदा हुई, जिसको अंग्रेज सर कहते थे, जिसको मुसलमान रहबर आजम कहते थे, जिसको शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो दीन बंधु कहता था, जिसको किसान जो है वो जमींदारों का मसीहा कहते थे। तो वो क्या वजह थी कि गढ़ी सांपला के अंदर जो है सर छोटू राम जी पैदा हुए? तो हिस्ट्री को जब हमने खंगाला तो ये पता चला, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में आए कि गुरु तेग बहादुर जी जो थे, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के फादर थे, उनके पिता थे सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी भी गढ़ी सांपला में आए हैं और गढ़ी सांपला में वो ठहरे हैं। तो वहाँ एक लिंक बन गया, एक पुल बन गया कि भाई जहाँ गुरु तेग बहादुर जी जो किसानी की जिन्होंने लड़ाई लड़ी वो गढ़ी सांपला में आए, तो उसी परंपरा को आगे जो है उसी मिट्टी से सर छोटू राम जी ने आगे बढ़ाया। तो हरियाणा के अंदर 32 गुरुद्वारे हैं गुरु तेग बहादुर जी के, ऐतिहासिक गुरुद्वारे। गुरु तेग बहादुर जी के हरियाणा में 32 हिस्टोरिकल गुरुद्वाराज हैं, लेकिन सांपला में उनके नाम पर कोई गुरुद्वारा नहीं है। तो एक तो जो है वहाँ भी गुरुद्वारा होना चाहिए। तो इसके लिए पहले तो ये बात है भाई, ये बात उजागर हो सिख जगत के सामने, पूरी दुनिया के सामने ये बात उजागर हो। अच्छा, फिर सांपला की एक ऐसी स्ट्रेटजिक लोकेशन बन गई है आज के दिन कि सांपला से झज्जर भी इक्वल डिस्टेंस पे है, सांपला से जो है रोहतक भी इक्वल डिस्टेंस पे है, सांपला से सोनीपत भी इक्वल डिस्टेंस पे लगभग है, और सांपला से दिल्ली की कनेक्टिविटी भी है। मतलब पुराना जो ओल्ड रोहतक है वहाँ की एक तरीके से सांपला जो है वो राजधानी बन गई है। और सांपला जो है वहाँ पर हमारे गुरु महाराज जी का गुरुद्वारा होना चाहिए, इस बात पे सबकी सहमति है ना भाई साहब? तो वहाँ गुरुद्वारा होना चाहिए। तो पहले तो पूरी दुनिया के सामने ये बात उजागर होनी चाहिए। तो इसके लिए 24 और 25 तारीख को, 24 तारीख को है जी शनिवार, 25 को संडे, हम रोहतक से एक बस लेकर अमृतसर जाएंगे, फतेहगढ़ साहिब होते हुए, जहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 2 साहिबजादे दीवारों में चुनवाए गए थे और उनकी बहुत बड़ी शहादत हुई। फतेहगढ़ साहिब से होकर श्री अमृतसर में दरबार साहब में जाके माथा टेकेंगे और वहां हम लोग ये अरदास करेंगे और फिर रोहतक में सर छोटू राम की समाधि से हम लोग यात्रा शुरू करेंगे। जाट स्कूल में जो सर छोटू राम जी की समाधि है, यहाँ अरदास करके और फतेहगढ़ साहिब होके जो है 24 और 25 तारीख को चलेंगे। वहाँ अरदास करेंगे महाराज जी के आगे कि हे महाराज जी, आपने जो है हमेशा ही गरीब गुरबों की लिए जो है आपने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आप हमें भी ये गुरुद्वारा यहाँ दो। और फिर आप देखेंगे कि महाराज जी कृपा करेंगे, सांपला के अंदर जो है गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी का बनेगा। तो ये प्रोजेक्ट है जी आगे, और इसमें सब भाइयों का सहयोग चाहिए। 24 और 25 तारीख को सारे भाइयों का न्योता है, सारे भाईचारे का न्योता है। तो अच्छा, अब गुरुद्वारों में ये है भाइयों, देखो आज तक यूनियनिस्ट पार्टी रही, यूनियनिस्ट पार्टी खत्म होगी, और जो है सम्राट अशोक का भी बहुत बड़ा राज कायम हुआ, लेकिन सम्राट अशोक का राज भी खत्म हो गया। इसी तरीके से दुनिया के अंदर मराठा एम्पायर भी बड़ा एम्पायर था, वो एम्पायर भी खत्म हो गया। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष से काम नहीं चलेगा, इंस्टीट्यूशंस खड़े करने पड़ेंगे। तो जो गुरुद्वारा है वो भी लड़ाई का एक जो है इंस्टीट्यूशन है। आप किसानी मोर्चे पे देख लो, सबसे ज़्यादा मदद कहाँ से आ रही है? कोई मंदिर दे रहा है मदद? केवल गुरुद्वारों से मदद आ रही है। तो ये रिक्वेस्ट है, जो भाई चलना चाहें वो चलें, और बाकी तो हम लोग तो सर छोटू राम जी को, गुरु तेग बहादुर जी को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी को, महात्मा गौतम बुद्ध जी को, महामना गौतम बुद्ध जी को, साहब सिंह काशीराम जी को, डॉक्टर अंबेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं। इस लड़ाई को, इस बहुजन समाज की, इस खालसा पंथ की लड़ाई को हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ाएंगे। भाई विक्रम डोमोलिया जी का और सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज़ किया। और मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम भाईचारा बनेगा, हर महीने हमको वैसे भी ये सेमिनार्स आयोजित करने चाहिए। थैंक यू।